हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इससे पहले दोस्तों मैं इस के ऊपर कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। इसमें जो प्रश्न है अति लघु, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? रुचिपूर्ण शिक्षा क्या? ठीक है, रुचि मतलब इंटरेस्टपूर्ण जो है शिक्षा वो क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह शिक्षक का, ठीक है, शिक्षक हेतु एवं शिक्षक द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। ठीक है, ये शिक्षक द्वारा बनाया गया कार्यक्रम में किसके लिए? शिक्षक के लिए। ठीक है, इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार, ठीक है, एक टीचर क्या है, जो छात्र कैसी रुचि रखते हैं उसके अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, जो स्थानीय उसकी आवश्यकताएं, जिससे वहाँ का जो लोकल मदर टंग है उसके अनुसार अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें क्या है? रुचि फूड शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्या है? रखने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल देना। ठीक है, सेकेंड क्या है? सिखाने को आनंदमयी बनाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। और नेक्स्ट है हास एवं अवरोध का रोकना। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? केवल नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? वो धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन पहला है, दूसरा है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, यही दो पुनर्बलन है। जो धनात्मक क्या है, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको शाबाशी दी जाती है या पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका धनात्मक हो गया। ठीक है, और ऋणात्मक क्या है? कोई आप गलती करते हैं तो उस पर आपको दंड दिया जाता है, ये आपका ऋणात्मक आ जाता है। ठीक है, इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन को भी दो रूप हैं, पहला है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। अगले प्रश्न बात करेंगे। सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो पहला उद्देश्य देख लेते हैं इसके अंतर्गत कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। ठीक है, सहभागी कक्षा शिक्षण में क्या है, जो कक्षा का नीरस वातावरण मतलब उतना अच्छा नहीं है, उसको दूर करके क्या बनाना? आनंददायक। ठीक है, इसीलिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, ये सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। अब अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है। ये प्रश्न दोस्तों हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे डाइट का पूरा नाम। ठीक है, जो आप डीएलएड कर रहे हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होता है, उसी का नाम पूछा है। तो जो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो एनपीआरसी प्रमुख है उसको क्या बोलते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। अगले दोस्तों प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है। एनपीआरसी प्रमुख का पूरा नाम। ठीक है, एनपीआरसी का पूछा है तो इनका पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन है? ठीक है, जो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में दोस्तों बात करेंगे शिक्षक के कोई दो उद्देश्य लिखिए। ठीक है, शिक्षण के, तो पहला क्या है? मानसिक क्षमता का विकास करना। शिक्षण से किसी भी छात्र का क्या होता है? मानसिक क्षमता का उसका विकास होता है। सेकेंड है क्रियाशीलता का विकास होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वह कौन होता है? वो गांव का प्रधान मतलब प्रधान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न बात करेंगे राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो यह इलाहाबाद में उपस्थित है। हम लोग अब अगले प्रश्न में देखेंगे राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ पे अवस्थित है? ये वाराणसी में है। अगले प्रश्न आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह भी दोस्तों कहाँ है? आपका इलाहाबाद। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न बात करेंगे मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो यह कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में स्थित है। अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है। शिक्षण का आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो देख लेते हैं। शिक्षण का आगमन
प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रविधि के अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, ये जो कौन सा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें कहाँ किया जाता है, अक्सर व्याकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न क्या पूछा है, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। ठीक है, तो जो सोपान निम्नलिखित है, पहला है पूर्व तैयारी। ठीक है, उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, पूर्व तैयारी में उद्देश्य निर्धारण और सहायक सामग्री। सेकेंड देख लेते हैं, व्यवस्था करना। इसमें क्या है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, जो आपका विषय वस्तु उसको अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट, नियम निर्णय का समन्वयीकरण। ठीक है, या सूचीकरण। आपका फोर्थ क्या है, अभ्यास। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अभ्यास कार्य के मध्य की सामग्री त्रुटियों का शुद्धिकरण करना। और आपका लास्ट है प्रयोग। अब अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत। ठीक है, जो शिक्षण उसके क्रियाशीलता का सिद्धांत पूछा है, तो जो इसका अर्थ क्या होता है, छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, छात्र स्वयं कोई क्रिया करके स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है, क्रियाशीलता होता है। ठीक है, मतलब स्वयं करके सीखना। अगले प्रश्न बात करेंगे, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। तो इसमें देख लेते हैं, छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी के आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय। ठीक है, क्या आप लोगों को दोस्तों माइक्रो टीचिंग होगा आपके ही कॉलेज के अंदर, तो ये सब होते हैं। सबसे पहले पाठ प्रस्तावना आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, विषय को उसके पूर्व ज्ञान के साथ साथ जोड़ देना चाहिए, और प्रस्तावना का प्रमुख यही उद्देश्य। ठीक है, अब अगले हम लोग प्रश्न में देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। तो इसमें एक एलन महोदय हैं, वो क्या बोले उनके साथ देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का ये तात्पर्य है। पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है, तो एक मनोशास्त्री हैं ओलिवर, इनके अनुसार देख लेते हैं, वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, शिक्षण के ज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंधित है। तो पहला कौन सा है, बालक का ज्ञान। ठीक है, दूसरा अधिग्रहण। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 26, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र से या तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर, तो दोस्तों वो मनोवैज्ञानिक जो तथ्य है उसी पर आधारित है। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे को आप पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, ज्ञात, उस जो भी चीज़ें उसको ज्ञात है, मतलब कि उसी को एक बेस बना के उसको अज्ञात की ओर ले जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या प्रश्न पूछा है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख्य मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को सामान्य एवं सही अर्थों में समझाने तथा प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपका संप्रेषण की एक व्याख्या है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, वाईआर संप्रेषण के दो लाभ बताइए। तो पहला कौन सा, ज्ञान प्राप्ति, दूसरा उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। अगले प्रश्न देख लेते हैं 29, शिक्षण के दो प्रमुख सूत्रों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सबसे पहले कोई चीज़ हम लोग सिखाएंगे तो सरल सिखाएंगे, फिर धीरे 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 उसको विस्तार के रूप ले जाएंगे, मतलब जटिल की ओर ले जाएंगे। दूसरा क्या, अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बारे में अभी दोस्तों मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। अब अगले प्रश्न देखेंगे, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है। तो इसमें कौन सी है, प्रयोग प्रदर्शन। ठीक है, एवं अनुसंधान विधि है। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन मतलब जब तक किसी चीज़ का आप प्रयोग नहीं करेंगे या प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक ये आपका विज्ञान में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। और दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं, अन्वेषण विधि का
अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज होता है। अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की प्रविधि से है, जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, मतलब स्वयं कुछ खोजने का अवसर मिलता है। मॉन्टेसरी विधि या पद्धति क्या है? मेरिया मॉन्टेसरी में बालक को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी ने या गांधी जी के देन है? किसकी देन है ये बेसिक शिक्षा पद्धति? महात्मा गांधी जी की। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, का नाम दिया है। इस प्रजाति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग देखें, इसमें क्या है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी आप चीज़ पे अगर व्याख्यान दे रहे हैं तब तक आप उसके सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उस छात्र को कुछ भी चीज़ें समझ में किया नहीं आएंगी। ठीक है, वाक्यों की क्रमबद्धता रखनी चाहिए। ठीक है, जो वाक्य उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न 35, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्व अंग है, यह सहभागी शिक्षण कहलाता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उद्देश्य शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है उद्देश्य सामग्री कहलाती है, जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, यह एक बहुउद्देशीय शिक्षा अधिगम की सामग्री है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, शिक्षण में प्रश्न उत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो जो शिक्षण है उसमें प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग से छात्र ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी छात्र से आप प्रश्न करके उत्तर ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो छात्र की सहभागिता वो सक्रिय हो जाती है और उसकी विचार करने की तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी शिक्षण विधि है। अगले प्रश्न देखेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। पहला है शिक्षण रोचक हो जाता है। ठीक है, जो आपका शिक्षण का जो कार्य क्या हो जाता है, रोचक, मतलब एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, छात्रों में उत्सुकता का उत्पन्न हो जाता है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसी शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी वैविध्य रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, किसमें दोस्तों, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, पूर्व से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? तो इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्व वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या करेगा, पूर्व मतलब एक पेड़ दिखाया जाएगा बालक को, तो बालक उस पेड़ को देख लेगा, फिर उसके डाली को, टहनियों को, उसके छोर को, पत्ते को, ऐसे ऐसे करके एक एक अंग उसका उसको दिखा के उसको विश्लेषण किया जाएगा। तो यही विधि कहलाती है पूर्व से अंश की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 41, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला कैसा होना चाहिए, प्रश्न सरल और स्पष्ट हो। ठीक है, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाला हो। अगले प्रश्न, पुनर्वलन कौशल क्या उद्देश्य है? तो पुनर्वलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रयोग में शिक्षण को पारंगत होना चाहिए या छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, पुनर्वलन में छात्र की क्रियाशीलता और अभिप्रेरणा को बढ़ा देता है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ाने की रुचि जागृत की जाती है। ठीक है,
अगले प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शित विधि का क्या महत्व है? विज्ञान प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। विज्ञान क्या है? प्रयोग पे आधारित है। अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं लिखी हैं। तो पहला क्या है? बिना लागत के प्राप्त सामग्री, ठीक है। दूसरा क्या है? विषयवार पाठ की अनुरूप सामग्री। अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग 47, शिक्षण में पेड़ा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो बारे में देख लेते हैं। पेड़ा के माध्यम से छात्र में सीखने के लिए क्या रुचि उत्पन्न होती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता, ठीक है, तो क्या होता है? तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बात सही है। अगर कोई भी चीज़ है, अगर छात्र उसमें मतलब रुचि उत्पन्न नहीं ले रहा है तो वो उसको नहीं आएगा, कोई भी उसको सिखा नहीं सकता है, ठीक है। अगर रुचि लेगा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख लेगा। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेनी आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान गौरव शक्ति बढ़ जाती है। अगले प्रश्न उससे बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है? मूर्त से अमूर्त शिक्षा सूत्र से क्या आशा है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, शिक्षण इस तथ्य पर जोर देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त मतलब स्थूल, जो आपको सामने दिख रही है, ऐसी वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है। तत्पश्चात अमूर्त मतलब सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं उसका ज्ञान कराना चाहिए, फिर उसी को बेस बनाकर अमूर्त चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है। मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसलिए उनका समझना कठिन होता है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या है? निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान कराना है, ठीक है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्र की समस्याओं का उपचार कराता है, उसकी विषयगत समस्या तथा अधिगम कमियों का निदान करता है, ठीक है। ये निदानात्मक परीक्षण का एक अच्छा अंश है, ठीक है। अगले प्रश्न बात करें 49, बहुस्तरीय शिक्षा से क्या उद्देश्य है? तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या है? शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा क्या है? छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना। और नेक्स्ट क्या है? छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास कराना। और देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्नों का आप लोगों के खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों के उल्लेख कीजिए। पहला किंडरगार्टन विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो पहला क्या है? शिक्षण मूल्यांकन हेतु, ठीक है। दूसरा है नवीन ज्ञान का संबद्धीकरण है। तीसरा है जिज्ञासा हेतु। चौथा क्या है? पाठ विस्तार हेतु। पांचवा क्या है? रुचि एवं एकाग्र बनाए रखने हेतु, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।